नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 23 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 22 सेट देखे हैं और 2200 सेट देखने के बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको सेट लगाने के बाद क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपका स्कोर उसमें बढ़ता होगा। चलिए हम लोग देखेंगे आज का पहला प्रश्न, और प्रश्न है किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे मानव कंकाल पाए गए। बहुत सारे मानव कंकाल पाए गए। चलिए देख लेते हैं पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। डिरवाना और नक्की झील ये दोनों राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में। अच्छा, आप लोग बताएं भारत की सबसे बड़ी झील। तो चिल्का झील। सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील। मीठी पानी का झील कौन सा है? वुलर झील। कौन सा है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, आप लोग बताएं, एक क्वेश्चन आता है कि ऊट कडाल पुल किस झील में है? ये डल झील के बीचों बीच है। जो निशान बाग, दिल्ली में जो निशान बाग है वहां से इसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग बताएं भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया झील, तो वो झील है गोविंद पल्लव पंत झील। गोविंद पल्लव पंत झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देख लेते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कर्नौल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? ये गेहूं से संबंधित है। किस फसल से? गेहूं से संबंधित। मटर का फेमस रोग है मार्स रोग। कौन सा रोग? मार्स रोग। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। और क्वेश्चन आते हैं आलू का ब्लैक हट रोग किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। उसके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हट रोग हो जाता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से? तांबा की कमी से। किसकी कमी से? तांबा की कमी से में। अच्छा, तंबाकू में कौन सा रोग होता है? तो तंबाकू में वायरस से मोजेक रोग होता है। कौन सा रोग? तो मोजेक रोग किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। चलिए प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, आप लोग बताएं सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11 देशों तक फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में फैला हुआ है। अच्छा, गोबी मरुस्थल किस देश में? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। अच्छा, सोनोरन मरुस्थल किस देश में है? तो ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच फैला हुआ। आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी अमेरिका देश चिली में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ? चिली में फैला हुआ। एक प्रश्न और आता है दस्ते लूट मरुस्थल ये पूर्वी ईरान में है। कहाँ है? पूर्वी ईरान में है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती है? चाड की। किसकी सीमा नहीं लगती है? चाड की। अच्छा, आप लोग बताएं जिब्राल्टर जल डमरू किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अच्छा, एक जल संधि है हार्मुज जल संधि। बताएं हार्मुज जल संधि किसे जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और
अमन की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि। चलिए अगला प्रश्न भी जल संधि से संबंधित है। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो यानी डेविस जल संधि किससे जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। प्रश्न है लाल सागर और अदन की खाड़ी। लाल सागर और अदन की खाड़ी किस जल संधि से जुड़ती है? तो बाब अल मंदेव। जावा सागर और हिंद महासागर ये सुंडा जल संधि किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? सुंडा जल संधि से। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मैगलन जल संधि से। किस जल संधि से? मैगलन जल संधि से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर मांग का नियम आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? ये दादा भाई नेहरूजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरूजी ने किया था। 1868 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपये। कितना बताया था? 20 रुपये। अच्छा, राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कौन करता है? CSO। कौन करता है? CSO करता है। अच्छा, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे PV महालनोबिस। कौन थे इसके अध्यक्ष? PV महालनोबिस। और गॉडगिल इसके सदस्य थे। गॉडगिल और राव इसके सदस्य थे। और उनके अनुसार उसमें प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये था। कितना था? 25 प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये था। यानी 1868 में जो दिया गया था उसमें 20 रुपये था और 1949 में प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? ये कब प्रारंभ किया गया था? 1991 में। 1991 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। किसने? हाइगेंस ने दिया था। किसने? हाइगेंस ने दिया था। अब प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डॉकॉर्थ ने। किसने? डॉकॉर्थ ने दिया था। अच्छा, आप लोग बताएं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 आर्मस्ट्रांग से 7800 आर्मस्ट्रांग तक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। अब प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने नापा था? रोमर ने नापा था। किसने नापा था? रोमर ने नापा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तन करता है। प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तन करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो जब किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा उसके द्वारा डुबाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर करता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है? चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है? तो ये है केरल में। किस राज्य में है? केरल में। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, परमाबिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में है। बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
मध्य प्रदेश में कान्हा, पंचमढ़ी, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच। पेंच जो है यह दो जगह, इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन कौन से अभ्यारण्य, तो महाराष्ट्र में कौन कौन है? वीरीवली, उसके बाद पेंच, सह्याद्री, ये सारे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कितना क्या होता है? न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है, बाकी तीनों फास्फोराइट, फ्लोरोपाइट और क्लोरोपाइट, ये तीनों फास्फोरस के अयस्क हैं। अच्छा, आप लोग बताएं पारा का अयस्क का नाम? सिनेबार। क्या? सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अच्छा, आप लोग बताएं यूरेनियम का अयस्क का नाम? कार्नेलाइट और पिंच ब्लेड। कार्नेनाइट और पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। अच्छा, आप लोग लीड का बताएं? लेड का अयस्क का नाम है गेलेना। क्या नाम है? गेलेना नाम है। अच्छा, आप लोग चांदी के अयस्क का नाम बताएं? चांदी के अयस्क का नाम बताएं आप लोग? रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये किसके अयस्क हैं? चांदी के। और पोटेशियम के नाइटर और कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता उसके संयोजकता से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो तत्वों के प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं परमाणु भार क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा का नाम है। खाने वाले सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट मोती का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं चूहा मारने की दवा क्या होता है? तो चूहा मारने वाली दवा क्या होता है? जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवा। चलिए आगे देखते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व कौन सा है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। जबकि स्टील बनाने में हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। लोहा में कार्बन मिलाते हैं तो स्टील का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो कौन सी अशुद्धता? मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो ये द्रव में द्रव का। अच्छा, आप लोग बताएं गैस में द्रव, कोहरा और बादल। अच्छा, आप लोग बताएं गैस में ठोस का ये धुआं, ये क्या होता है? धुआं। ये सोल का उदाहरण होता है और ये एरोसोल का उदाहरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जिसका रक्तचाप बढ़ जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। अच्छा, सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है, 120/80, 120/80। 120 को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ये डायस्टोलिक, क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। जब रक्तचाप 140/90 या इससे ऊपर हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग या भाग प्रभावित होता है। तो ये मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। अच्छा, आप लोग बताएं हृदय रोग से, तो हार्ट अटैक किससे संबंधित है, हृदय से। अच्छा, आप लोग बताएं ट्रेकोमा किससे संबंधित है, ट्रेकोमा किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। अच्छा, आप लोग बताएं पेचिस किससे संबंधित है, आंत से संबंधित है, आंत से संबंधित है। और हर्पीज त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो ये कौन सा भाग है, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा, अनुमस्तिष्क इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो अनुमस्तिष्क को हम लोग जानते हैं सेरिबेलम के नाम से। किसके नाम से, सेरिबेलम से। ये पेशीय क्रिया का नियंत्रण करता है और संतुलन, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रम भी कहते हैं। बुद्धि, चिंतन, ज्ञान ये सारे किससे नियंत्रित होते हैं, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम से। किससे, अच्छा थैलेमस इसके द्वारा स्वाद, ठंड, गर्मी, दर्द ये सारा का यानी बाहरी वातावरण से इसका नियंत्रण, ये नियंत्रण करते हैं। ठंड का महसूस कराते हैं, गर्मी का महसूस कराते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस आंतरिक यानी भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा ये सारे किससे नियंत्रित होते हैं, हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है ये गठिया किससे होता है, तो जोड़ों पर यूरिक एसिड जमा हो जाने के कारण कौन सी रोग होती है, गठिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। रिकेट जानते हैं किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो ये संक्रमण से संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर बी। WBC क्या करता है, हमें संक्रमणों से रक्षा करता है, बचाता है। RBC क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। देख लेते हैं, कपास, भिंडी, सरसों और गुड़हल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सरसों किस कुल का पौधा है, कुशीफेरा कुल का। किस कुल का, कुल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। कुशीफेरा कुल का सरसों। अच्छा, नींबू और संतरा किस कुल का है, नींबू और संतरा किस कुल का है, तो ये रूटेसी कुल का। जितने खट्टे फल होते हैं वो किस कुल में आते हैं, रूटेसी कुल में आते हैं। अच्छा, जितने मोटे अनाज हैं वो ग्रेमनी कुल में आते हैं, जैसे धान, मक्का, गेहूं। तो मोटे अनाज किस कुल में आते हैं, ग्रेमनी कुल में आते हैं। अच्छा, कटहल किस कुल में आते हैं, कटहल मोरासिया कुल में आते हैं। किस में आते हैं, मोरासिया कुल में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी राजवंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए, बहलोल सिक्के चलाए। ये सरदारों को क्या कहकर बुलाता था, तो ये सरदारों को मकसदे अली कह के बुलाता था, मकसदे अली कहकर बुलाता था। इसी का पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया। कब, 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने
गजे सिकंदरी नाम की नई मापने वाली इकाई चलाई थी। और सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम के कविताएं लिखी थी फारसी में। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर का मूर्ति तोड़कर कसाईयों को तोलने के लिए बांट दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ताजिया पर रोक लगा दिया, ताजिया निकालने पर रोक लगा दी और महिलाओं को मजार जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पेशवा, तो पेशवा कहाँ से थे? तो पूना, पेशवा पूना से संबंधित थे। भोसले नागपुर से, और होलकर इंदौर के, और गायकवाड़ बड़ोदरा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अमीर खुसरो, इन्होंने 11 सुल्तानों का काल देखा था। कितने सुल्तानों का? 11 सुल्तानों का काल देखा था। इन्हीं को सितार और तबला का आविष्कार का श्रेय जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। अबुल फजर ने आईने अकबरी की रचना की। आईने अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? तो ये हाजी बेगम। किसने बनाया? हाजी बानो बेगम ने बनाया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बताएं बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। कहाँ है? काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा के सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में है। अच्छा आप लोग बताएं जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो 2 व्यक्ति का मकबरा बाहर है, एक बाबर का, एक जहांगीर का, यानी जिसके अंत में रो है, दोनों बाहर में है। लाहौर में इसका मकबरा है, जिसका निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने कराया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया और हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो किस देवता के नाम पे शासन किया? विरूपाक्ष, ऑप्शन नंबर बी। किस देवता के नाम से? विरूपाक्ष। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों को जाता है। कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए। कुल कितने वंश हुए? 4 वंश। संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश, ये 4 वंश हुए। संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का, सालू वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमल था। अच्छा कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? तो वो तुलु वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तुलु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह गद्दी पर कब बैसा? तो 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अच्छा वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। क्या कहा गया? भद्रसार। और जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। कौन था? उज्जैन था। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद कौन? चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की? परम भागवत की। इसके बाद
चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल को नगरों के क्रमिक पतन के लिए जाना जाता है, नगरों के क्रमिक पतन के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया। अच्छा, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। अच्छा, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? नंदी वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने? नंदी वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अच्छा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह किसने बनवाया था? तो वह नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ये गंग वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? गंग वंश के शासक थे। चलिए, राजराज प्रथम ने राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। राजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो किससे हुए? पुर्तगाली से। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली से। अच्छा, विदेशियों का आने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, तब फ्रांसीसी आए। अच्छा, आप लोग बताएं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। इसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। पुर्तगाली का 1498, अंग्रेज का 1600, डच का 1602, डेनिश का 1616 और फ्रांसीसी का 1664 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पांचों क्लियर कर लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। अच्छा, आप लोग बताएं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, आप लोग बताएं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजी फौज फ्रांसीसियों की फौज से अधिक शक्तिशाली थी। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। किसको हराया? डचों को हराया। और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। वांडीवास के युद्ध में किसे हराया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका प्रसाद मजूमदार कर रहे थे। इसी में गांधी जी गए थे और इसी में बिहार से राम प्रसाद शुक्ल गए थे, जिन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी को कहा था। अच्छा, 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1905 में हुआ, किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? तो उस पत्रिका का क्या नाम था? तो पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था?
इंडियन ओपिनियन। अच्छा, गांधी जी अफ्रीका गए कब थे? 1893 ईस्वी में, और 1915 ईस्वी में वापस आए। कब आए? 1915 ईस्वी में। अच्छा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वितीय गोजमेल सम्मेलन में गए थे, तो बताएं किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना जहाज से गए थे। किससे? SS राजपुताना जहाज से गए थे। इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समितियों के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये SC मुखर्जी। कौन थे? SC मुखर्जी थे। दो उप समिति था, एक अल्पसंख्यक उप समिति, एक मूल अधिकार उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, संविधान सभा में कितनी मुस्लिम सदस्यता थी? तो 15 मुस्लिम सदस्य थे। कितने मुस्लिम सदस्य? 15 मुस्लिम सदस्य थे। अच्छा, संविधान तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करें। नागरिकता किस भाग में है? तो हम लोग जानते हैं नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में। पंचायत भाग 9 में। राजभाषा भाग 17 में। सहकारी समिति भाग 9 का ख में। 9 का ख में। और 9 का ख में क्या है? 9 का ख में नगर पालिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता या स्वीकार नहीं कर सकता? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। यह कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते ही अगले 5 वर्ष तक उस पद पर बना रहेगा, और तब तक बना रहेगा जब तक 5 वर्ष तक बना रहेगा, और तब तक बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते। बिल्कुल सही। इसे लागू करने के लिए न्यायालय के शरण जा सकते हैं। ये भी सही। इसका वर्णन भाग 4 का क में। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। इसका वर्णन भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। भाग 4 का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अभी हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 प्राप्त हैं। शुरू में हम लोग को 7 प्राप्त थे। इससे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कारागार आता है, स्थानीय सुशासन ये भी आता है, लोक स्वास्थ्य ये भी आता है, समाचार पत्र ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। समाचार पत्र समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में अभी कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समाचार पत्र, शिक्षा, आर्थिक नियोजन ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने? अच्छा, भारत में अभी कितने
सुप्रीम कितने हाई कोर्ट है आप लोग बताएं। तो भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, तो अभी 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। सबसे अंतिम में बना है अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अभी तत्काल में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम करने पर विचार किया जा रहा है। कहाँ, विशाखापट्टनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो किस संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। इसके साथ कहा गया कि हम लोग 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा घोषित कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था, तो इन्होंने खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री संभाला था। अंतरिम सरकार में भी ये कृषि मंत्री थे और स्वतंत्रता के बाद जो गठित हुआ था उसमें भी ये कृषि मंत्री थे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय, 11वीं। 11वीं और 12वीं में आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। 11वीं का था तीव्रतम एवं सामाजिक विकास, 12वीं में था तीव्रतम और अधिक समावेशी और धारीय विकास। धारीय विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर विशेष जोर दिया गया। किस पर, भारी उद्योग पर। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दिया गया था। कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका लक्ष्य था। अच्छा, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आप लोग सेट बनाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जब आप लोग सेट बनाते हैं तो क्या उससे आपको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं इस वीडियो से, कमेंट में आप लोग बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी को हम लोग अच्छा, सरल और सुगम बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर